चलो आ जाओ दोस्तों। आज ओक्टा नाम की एक कंपनी है, ओक्टा सिलिकॉन वैली की मैं सीरीज चला रहा हूँ। टॉप 100 कंपनीज की मैंने लिस्ट बनाई और उन सभी कंपनियों की सफलता की कहानी मोटिवेशनल यानी प्रेरणादायक अंदाज में आपके सामने पूरी 12-12 चैप्टर की बुक आई बुक प्रस्तुत करता हूँ एक प्रेरणादायक अंदाज में, जिसमें से आपको बिजनेस के यानी व्यवसाय के बारे में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज ओक्टा नाम की कंपनी है सिलिकॉन वैली की। क्या इसका प्रोडक्ट है, किस प्रकार का बिजनेस मॉडल है, क्या इनकम मॉडल है और किस प्रकार से पैसे कमाती है कंपनी। आप भी कुछ न कुछ, आपको भी बिजनेस में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए मैं ये कंपनीज पर आई बुक लेकर आता हूँ। पूरी बुक, जो बुक पढ़ना, बुक दोस्तों ऑक्सीजन की तरह होती है, इसलिए बुक पढ़ा करो मेरे साथ। ये मैं वीडियोस लेकर आता हूँ, वो देखा करो दोस्तों। तो आपको सीखने को मिलेगा कि व्यवसाय में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, आगे कैसे बढ़ सकते हैं हम, वो सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज ओक्टा नाम की कंपनी, उसका पूरी 12 चैप्टर की बुक है। तो पहले चैप्टर से हम शुरुआत करते हैं। संस्थापकों की प्रारंभिक यात्रा कैसी थी और बैकग्राउंड क्या था उनका, ये है पहला चैप्टर। नाम है संस्थापकों की प्रारंभिक यात्रा और बैकग्राउंड, उनका बैकग्राउंड। तो ओक्टा कंपनी की प्रेरणादायक सफलता की कहानी की नींव यानी फाउंडेशन दो असाधारण व्यक्तियों, टॉड मैकिनन और फ्रेडरिक कैरेस्ट, दोनों की दूरदर्शिता और साहस पर टिकी है इसकी सफलता की कहानी। तो टॉड मैकिनन एक कुशल इंजीनियर थे, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत तकनीकी क्षेत्र में की और जल्दी ही खुद को क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में स्थापित कर लिया। सेल्सफोर्स कंपनी में इंजीनियर के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, इंजीनियरिंग के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हुए, अब इसकी शुरुआत कैसे होती है, सफलता कैसे मिलती है, क्या प्रोडक्ट है, क्या बिजनेस मॉडल, वो सब कुछ इस स्टोरी को, कहानी को एंजॉय करते हैं और प्रेरणादायक अंदाज में मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं दोस्तों। तो जुड़े रहो। तो सेल्सफोर्स में कंपनी में इंजीनियरिंग के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हुए टॉड ने कंपनी के तेजी से विकास को करीब से देखा। वहां उन्होंने मार्क बेनियोफ जैसे दिग्गज लीडर के साथ काम किया और समझा कि क्लाउड तकनीक भविष्य की दिशा है। सेल्सफोर्स ने उन शुरुआती दिनों में, जब क्लाउड अभी उभरती हुई टेक्नोलॉजी थी, तो टॉड ने हजारों कर्मचारियों की टीम को मैनेज किया और बड़े पैमाने पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की चैलेंजेस का सामना किया। ये अनुभव उन्हें सिखाता था कि तकनीक यानी टेक्नोलॉजी सिर्फ कंप्यूटर कोड नहीं होती है, बल्कि लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने का जरिया है, तरीका है। लेकिन टॉड के मन में एक बेचैनी थी। वे देख रहे थे कि कंपनियां क्लाउड एप्लीकेशंस की ओर तेजी से बढ़ रही है, वो उन्होंने देखा। लेकिन उपयोगकर्ताओं यानी यूजर की पहचान और एक्सेस को सुरक्षित रूप से मैनेज करने का कोई सरल प्रभावी तरीका नहीं है, ये उन्होंने देखा। ये विचार उनके दिमाग में बार बार आता था, जैसे एक बीज जो बड़े पेड़ बनने को बेताब हो, उस तरह ये विचार बार बार उन्हें आता था। अब दोस्तों, इसी दौरान टॉड की मुलाकात फ्रेडरिक कैरेस्ट से हुई। फ्रेडरिक कैरेस्ट नाम के व्यक्ति से उनकी मुलाकात होती है, जो सेल्सफोर्स कंपनी में ही ऑपरेशन और गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे थे। तो फ्रेडरिक का बैकग्राउंड भी कम प्रभावशाली नहीं था दोस्तों। उन्होंने MIT से शिक्षा प्राप्त की और सेल्सफोर्स कंपनी में शुरुआती दिनों से ही जुड़े सेल्सफोर्स में, जिस पर मैं आई बुक बना चुका हूं सेल्सफोर्स पर। तो दोस्तों, वहां पर उन्होंने कंपनी की ग्रोथ को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रेडरिक बिजनेस डेवलपमेंट और ऑपरेशंस के माहिर थे। वे जानते थे कि एक अच्छा प्रोडक्ट कैसे मार्केट में उतारा जाता है, कैसे लॉन्च किया जाता है, कैसे कस्टमर तक पहुंचा जा सकता है, वो सब कुछ उन्होंने देखा। तो दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई क्लाउड की बढ़ती लोकप्रियता पर, और जल्दी ही वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि
पहचान प्रबंधन यानी आइडेंटिटी मैनेजमेंट अगली बड़ी समस्या है। हर नई क्लाउड एप्लीकेशन के साथ लॉगिन और पासवर्ड की जटिलता बढ़ रही थी और कंपनियां इससे जूझ रही थी, इस समस्या से जूझ रही थी। टोड की टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज और फ्रेडरिक की बिजनेस समझ का संयोजन परफेक्ट था, जैसे दो पहिए जो एक गाड़ी को तेजी से आगे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों कुछ यूं 2009 का साल विश्व के लिए आर्थिक मंदी का था। द ग्रेट रिसेशन आया हुआ था, नौकरियां जा रही थी, कंपनियां बंद हो रही थी और अनिश्चितता चारों ओर फैली हुई थी। ऐसे समय में अधिक से ज्यादा लोग सुरक्षित नौकरी को मजबूती से पकड़े रहते, लेकिन टोड मैकिनोन ने अलग रास्ता चुना। सेल्सफोर्स में उनकी पोजीशन सुरक्षित और सम्मानजनक थी, फिर भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ये फैसला, जो ऐसे ऐसे खतरनाक फैसले करते हैं वही लोग कुछ कर गुजर जाते हैं दोस्तों। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये फैसला आसान नहीं था। घर लौटकर जब उन्होंने अपनी पत्नी को बताया तो शुरुआत में वे हैरान और चिंतित हो गई। उनकी पत्नी, आर्थिक मंदी ने यानी द ग्रेट रिसेशन जो 2008 में आया था, आर्थिक मंदी में नौकरी छोड़कर कुछ नया शुरू करना जोखिम भरा लग रहा था उनको। लेकिन टोड ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक विस्तृत पावर पॉइंट प्रस्तुति यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया, जिसमें अपना विजन स्पष्ट रूप से समझाया। क्लाउड की क्रांति, आइडेंटिटी मैनेजमेंट की समस्या और कैसे ये एक बड़ा अवसर है, ये सब कुछ समझाया उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। घंटों चर्चा के बाद उनकी पत्नी सहमत हो गई। ये मोमेंट टोड की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था दोस्तों। हर एक के जीवन में ऐसा पॉइंट आता है जब आदमी कुछ न कुछ बन जाता है। तो इनके जीवन में और इस कंपनी में क्या रहा, इस व्यवसाय के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो ये सिखाता है कि बड़े सपनों के लिए परिवार का समर्थन और स्पष्ट संवाद कितना जरूरी होता है। मुझे परिवार का समर्थन नहीं है, इसलिए मुझे यूट्यूब की मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो जो बनाते हुए, तो परिवार का समर्थन नहीं है दोस्तों। और स्पष्ट तो समर्थन परिवार का और स्पष्ट संवाद कितना जरूरी है। उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया तो उन्होंने स्पष्ट संवाद यानी बातचीत की स्पष्ट रूप से कि ये मेरा विजन है। तो टोड जानते थे इसके बाद कि ये सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि एक मिशन है जो दुनिया को बदल सकता है। फ्रेडरिक कैरेस्ट भी इस विजन से पूरी तरह जुड़ चुके थे। दोनों ने मिलकर सोचना शुरू किया कि अगर वे क्लाउड में सुरक्षित और आसान रिकॉग्निशन मैनेजमेंट का समाधान दे सके तो कंपनियां कितनी आसानी से नई टेक्नोलॉजी अपनाएंगी। सेल्सफोर्स का अनुभव उनके लिए सबसे बड़ी ताकत था दोस्तों। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी ताकत होती है। वे जानते थे कि एंटरप्राइज कंपनियां यानी जो उद्यम है वो क्या चाहती है, एंटरप्राइज कंपनियां क्या चाहती है, क्योंकि उन्होंने खुद से इसे बनते देखा था। लेकिन अब वे अकेले थे, बिना किसी बड़े बैंकिंग के। फिर भी उनका विश्वास अटूट था। टोड को याद आता था पीपलसॉफ्ट और इंटरनेट बूम का दौर, जहां प्लेटफॉर्म शिफ्ट ने नई कंपनियां जन्मी। प्लेटफॉर्म शिफ्ट से नई कंपनियों का जन्म हुआ। वे समझ गए थे कि क्लाउड शिफ्ट भी वैसा ही मौका है। फ्रेडरिक की गो टू मार्केट समझ ने उन्हें ये भरोसा दिया कि अगर प्रोडक्ट सही बना तो मार्केट खुद इसे अपनाएगा। ये शुरुआती यात्रा साहस की मिसाल थी दोस्तों। आरामदायक जीवन छोड़कर अनजाने रास्ते पर चलना सिर्फ एक विश्वास के साथ ही ये सही है दोस्तों। अब संस्थापकों की बैकग्राउंड जो मैंने बताया और शुरुआती संघर्ष हमें दोस्तों सिखाता है कि सच्ची सफलता अक्सर सबसे कठिन समय में लिए गए साहसी फैसलों से शुरू होती है। साहस करना जरूरी होता है दोस्तों। साहस के बिना जंगल का शेर होता है, वो भी साहस करता है। साहस के बिना कुछ भी नहीं है। तो संस्थापकों का ये बैकग्राउंड और शुरुआती संघर्ष जो उन्होंने किया, झेला, हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता अक्सर सबसे कठिन समय में लिए गए साहसी फैसलों से शुरू होती है। सच्ची सफलता
टोड और फ्रेडरिक न सिर्फ अपनी क्षमताओं पर भरोसा किया उन्होंने, बल्कि एक दूसरे पर भी भरोसा किया। उनका अनुभव, उनकी दूरदर्शिता और उनकी दृढ़ता ने ओक्टा की फाउंडेशन रखी। ये कहानी दोस्तों, पहले चैप्टर की कहानी प्रेरणा देती है कि अगर आपके पास एक मजबूत विजन है और आप कड़ी मेहनत करने को तैयार है, 18-18 घंटे काम, तो कोई भी मंदी या संदेह आपको रोक नहीं सकता। बड़ी कंपनियां छोटे कदमों से नहीं, बड़ी कंपनियां छोटे कदमों से नहीं, बल्कि बड़े सपनों और साहस से बनती है। टोड और फ्रेडरिक की ये प्रारंभिक यात्रा आगे की सफलता की आधारशिला थी दोस्तों, जो दुनिया को दिखाती है कि असंभव कुछ नहीं होता। नेपोलियन ने बोला था कि जिंदगी में या दुनिया में असंभव कुछ है ही नहीं। तो अब दोस्तों शुरुआत करते हैं दूसरे चैप्टर की, विचार का जन्म और क्लाउड की क्रांति की समझ। ये है दूसरा चैप्टर। तो 2008 से 2009 का दौर क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। दुनिया भर में कंपनियां पारंपरिक ऑन प्रेमिस सॉफ्टवेयर से दूर होकर क्लाउड आधारित समाधानों की ओर तेजी से बढ़ रही थी। सेल्सफोर्स जैसी कंपनियों ने साबित कर दिया था कि क्लाउड न केवल लागत प्रभावी है, बल्कि स्केलेबल और फ्लेक्सिबल भी है। लेकिन इस तेज बदलाव के साथ एक बड़ी समस्या उभर रही थी। हर नई क्लाउड एप्लीकेशन के साथ कर्मचारियों को अलग अलग यूजर नेम और पासवर्ड याद रखने पड़ते थे। एक ही व्यक्ति 2 दर्जनों एप्स के लिए अलग अलग लॉगिन करने पड़ते, एक ही व्यक्ति को दर्जनों एप्लीकेशन के लिए अलग अलग लॉगिन करने पड़ते, जिससे प्रोडक्टिविटी कम होती और सिक्योरिटी का जोखिम भी बढ़ता। तो टोड मैकिनोन और फ्रेडरिक केरेस्ट दोनों संस्थापक है इस कंपनी के, ओक्टा कंपनी के। तो ओक्टा कैसे शुरुआत होती है वो सब कुछ जानते हैं, इस कहानी में एंजॉय करते हैं दोस्तों। तो टोड मैकिनोन और फ्रेडरिक केरेस्ट ने सेल्सफोर्स में काम करते हुए ये सब करीब से देखा। वे जानते थे कि क्लाउड की असली ताकत तब खुलकर सामने आएगी जब पहचान यानी रिकॉग्निशन और एक्सेस का मैनेजमेंट आसान और सुरक्षित हो जाएगा, तब क्लाउड की असली ताकत खुलकर सामने आएगी। ये विचार उनके मन में धीरे धीरे पनप रहा था। जो कोई बीज जैसे कोई बीज मिट्टी के अंदर जड़ें जमाता है, उसी तरह ये आइडिया जड़ें जमा रहा था। वे समझ गए थे कि पहचान प्रबंधन यानी आइडेंटिटी रिकॉग्निशन आइडेंटिटी मैनेजमेंट ही क्लाउड की दुनिया में अगली बड़ी चुनौती है। ये चुनौती अगली बड़ी यही चुनौती थी और वो इसे हल करना एक क्रांति ला सकता है। वो और इसे हल करना यानी सॉल्व करना एक क्रांति को जन्म दे सकता है। तो शुरुआत में टोड और फ्रेडरिक का विचार थोड़ा अलग था। उन्होंने एक नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल बनाने की सोची, जिसका नाम उन्होंने SAASURE रखा। ये नाम रखा। ये टूल क्लाउड एप्लीकेशंस के ट्रैफिक को मॉनिटर करके सिक्योरिटी थ्रेट को पहचानने का काम करता था। लेकिन जैसे जैसे वे संभावित ग्राहकों से बात करते गए, एक साफ पैटर्न उभरा। ग्राहक बार बार एक ही शिकायत करते थे, उनके कर्मचारी कई सारे पासवर्ड भूल जाते हैं, लॉगिन प्रक्रिया जटिल थी और सिक्योरिटी का डर हमेशा बना रहता था। ये उनकी समस्याएं थी। ये फीडबैक जो कस्टमर ने दिए उनके लिए आंखें खोलने वाला था। टोड जो कंपनी के फाउंडर थे और फ्रेडरिक ने साहस दिखाया और अपना मूल विचार पूरी तरह बदल दिया। इसे पिवट कहते हैं दोस्तों, जो पूरी तरह उन्होंने किया बदल दिया, इसे पिवट कहते हैं। जब आप बाजार की आवाज सुनकर दिशा बदलते हैं तो उसको पिवट कहते हैं। अब उनका पूरा फोकस आइडेंटिटी एज अ सर्विस यानी IDaaS पर था। आइडेंटिटी एज अ सर्विस पर उनका पूरा फोकस था। एक ऐसा क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म जो दुनिया को सिंगल साइन ऑन, सुरक्षित एक्सेस और आसान आइडेंटिटी मैनेजमेंट दे सके। ये विचार उस समय बिल्कुल नया था। ज्यादातर कंपनियां अभी भी पुराने ऑन प्रेमिस सॉल्यूशंस पर निर्भर थी।
जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी या ओरेकल के टूल्स, जो क्लाउड की दुनिया में फिट नहीं बैठ रहे थे। कई लोगों ने इस विचार को खारिज कर दिया दोस्तों। ऐसे भी लोग होते हैं जब खारिज हो जाता है आइडिया, तो कई लोगों ने इसे खारिज कर दिया, इस विचार को, आइडिया को। दोस्तों आइडिया की बहुत वैल्यू होती है, जैसे इसमें है। तो विशेषज्ञों और यानी एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टर ने कहा कि ये कभी काम नहीं करेगा। उनका लॉजिक था कि एंटरप्राइज कंपनियां सिक्योरिटी के नाम पर क्लाउड में आइडेंटिटी मैनेजमेंट पर भरोसा नहीं करेगी। बाजार अभी इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन टॉड मैकिनन, उनको कुछ और दिख रहा था दोस्तों। दिखती है स्पष्ट हार, लेकिन पर्दे के पीछे दोस्तों जीत होती है। कई बार ऐसा भी जीवन में होता है। तो उनको कुछ और दिख रहा था। उन्हें याद आता था 1990 का दशक, जब पीपलसॉफ्ट जैसी कंपनियां क्लाइंट सर्वर मॉडल से आगे बढ़ी और इंटरनेट बूम ने पूरी इंडस्ट्री बदल दी। उस समय भी लोग कहते थे कि इंटरनेट पर बिजनेस कभी सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन प्लेटफॉर्म शिफ्ट ने नई दिग्गज कंपनियां जन्म दी। अमेजॉन, गूगल, सेल्सफोर्स। अब टोड जो कंपनी के फाउंडर थे, उनको विश्वास था कि क्लाउड शिफ्ट भी वैसा ही बड़ा अवसर है जैसे वो था। नई दिग्गज कंपनियां जन्मी थी, उस तरह ये क्लाउड भी, उनको विश्वास था कि क्लाउड में शिफ्ट होना भी वैसा ही बड़ा अवसर है, मौका है। तो क्लाउड सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है और पहचान उसका केंद्र बिंदु बनेगी। यानी आइडेंटिटी, उनका आईडी जो हम बनाते हैं, जो प्ले स्टोर बनाते, यूट्यूब पर आईडी बनाते हैं, तो उस तरह इंस्टाग्राम, फेसबुक, उस तरह आईडी जो बनाते हैं, तो आइडेंटिटी उनका केंद्र बिंदु बनेगी। तो फ्रेडरिक कैरेस्ट भी इस बात से सहमत थे। उनके दोस्त भी थे और बाद में उनके पार्टनर भी बने। तो उनकी बिजनेस की समझ कहती थी कि अगर प्रोडक्ट सही बना और ग्राहक की रियल पेन यानी रियल दर्द को हल करे अपना प्रोडक्ट, तो बाजार खुद से इसे अपनाएगा। उनकी बिजनेस की समझ ये थी। तो दोनों ने मिलकर घंटों तक चर्चा की, व्हाइट बोर्ड पर डायग्राम बनाए और भविष्य की कल्पना की, जहां हर कंपनी क्लाउड को बिना किसी डर के अपनाए। ये विचार की जन्म प्रक्रिया सिखाती है। ये विचार की जो जन्म होता है, कैसे जन्म होता है, उसकी प्रक्रिया से हमें सिखाती है कि सच्ची इनोवेशन अक्सर ग्राहकों की आवाज से आती है, न सिर्फ तकनीकी ब्रिलियंस से। तो टोड और फ्रेडरिक ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने बाजार को ध्यान से पढ़ा, ऑब्जर्व किया, प्रतियोगियों यानी कंपटीटर्स को समझा, कंपटीशन में जो लोग थे उनको समझा और देखा कि मौजूदा सॉल्यूशन जो है क्लाउड की गति से नहीं चल पा रहे। पुराने टूल्स महंगे थे, इंस्टॉल करने में समय लगता था और हर नई एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेशन की समस्या होती थी। वही उनका विजन था, एक न्यूट्रल क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म का, जो किसी भी एप्लीकेशन के साथ आसानी से इंटीग्रेट यानी जुड़ सके, चाहे वह गूगल एप्लीकेशन हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 हो या कोई और। ये दृष्टिकोण उन्हें अलग बनाता था। दोस्तों, थिंक डिफरेंट, डू डिफरेंट, तभी आप कुछ नया कर सकते हो। यानी अलग सोचो, अलग करो। अपने आप बाजार से, भीड़ से अलग नजर आओगे। वे जानते थे कि क्लाउड की क्रांति सिर्फ शुरुआत है और पहचान प्रबंधन यानी आइडेंटिटी रेजिग्नेशन, आइडेंटिटी मैनेजमेंट उसकी रीढ़ बनेगा, अगर वे इसे सही तरीके से सोल्व कर ले तो कंपनियां नई टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाएगी, कर्मचारी ज्यादा उत्पादक बनेंगे, प्रोडक्टिव बनेंगे और साइबर थ्रेट्स से सुरक्षा बढ़ेगी। इस अध्याय की सबसे बड़ी प्रेरणा यह है कि दोस्तों, सही समय पर साहस दिखाना और बाजार की रियल यानी सच्ची जरूरतों को सुनना कितना महत्वपूर्ण है। आप भी दुकान चलाते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, तो ग्राहक यानी कस्टमर का फीडबैक जरूर दोस्तों सुनो। तो टोड और फ्रेडरिक ने संदेहों को नजरअंदाज किया, जो संदेह थे उनको नजरअंदाज किया, बल्कि उन्होंने उन्हें चुनौती के रूप में भी लिया। उनका विश्वास था कि बड़ा बदलाव हमेशा संदेह के बीच से गुजरता है। क्लाउड की ये समझ
ये क्लाउड की ये समझ ही ओक्टा की फाउंडेशन बनी, ओक्टा कंपनी की, जिसकी बुक में लेकर आया हूं। ये विचार सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि एक मिशन था, डिजिटल दुनिया को सुरक्षित और आसान बनाना। आगे की यात्रा में यही विजन उन्हें मजबूत बनाए रखने वाला था, जब चुनौतियां और बढ़ने वाली थी। ये कहानी बताती है कि अगर आप बाजार की सच्ची समस्या को सोल्व करने का जुनून, पैशन रखते हैं, तो कोई भी बाधा, कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। टोड और फ्रेडरिक की ये दूरदर्शिता आज ओक्टा को वर्ल्ड लीडर बनाती है, और यही प्रेरणा हर उद्यमी को देती है कि बड़ा सपना देखो, लेकिन जमीन से जुड़े रहो। अब दोस्तों तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं, कंपनी की स्थापना और शुरुआती संघर्ष। ये है तीसरा चैप्टर, कंपनी की स्थापना कैसे हुई और शुरुआत का संघर्ष कैसा था, ये हम तीसरे चैप्टर में जानते हैं। तो जनवरी 2009 में सैन फ्रांसिस्को के एक छोटे से ऑफिस में ओक्टा कंपनी की औपचारिक स्थापना हुई। ये वो समय था जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी अपने चरम पर थी, जब विश्व यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस अपने चरम पर था। बैंक गिर रहे थे, कंपनियां कर्मचारियों को निकाल रही थी, और स्टार्टअप के लिए फंडिंग लगभग असंभव हो गई थी। लेकिन टॉड मैकिनोन और फ्रेडरिक कैरेस्ट ने हार नहीं मानी। उन्होंने कंपनी का नाम ओक्टा चुना, एक अनोखा और यादगार, जो बाद में कंपनी का नाम ओक्टा चुना, और एक अनोखा और यादगार नाम जो बाद में क्लाउड की दुनिया में पहचान बन गया। नाम के पीछे की सोच सरल थी, आसान थी। ये आसानी से उच्चारण योग्य हो, दुनिया भर में समझा जाए और तकनीकी दुनिया में अलग दिखे, ऐसा नाम। शुरू में उनके पास कोई तैयार प्रोडक्ट नहीं था, सिर्फ एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी जिसमें उनका विजन लिखा हुआ था। क्लाउड में पहचान प्रबंधन यानी आईडी मैनेजमेंट का एक नया, आसान और सुरक्षित तरीका उनके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये था। क्लाउड में आईडी यानी आइडेंटिटी मैनेजमेंट का नया और सरल और सुरक्षित तरीका था। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही उनका हथियार था, जिसे लेकर वे इन्वेस्टर्स के पास जाते थे। हर मीटिंग में वे समझाते थे कि क्लाउड की क्रांति आ रही है, और पहचान यानी आइडेंटिटी उसकी सबसे बड़ी बाधा बनेगी। लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर असमंजस थे। वे कहते थे अभी समय नहीं है, मंदी चल रही है, कंपनियां खर्च नहीं कर रही। दर्जनों वेंचर कैपिटलिस्ट ने उन्हें मना कर दिया। हर नहीं शब्द उनके विश्वास की परीक्षा थी। जो नो शब्द आया, किसी भी वेंचर कैपिटलिस्ट से, इन्वेस्टर से नहीं शब्द आया, वो उनके लिए विश्वास कितना है अपने आइडिया पर, उसकी परीक्षा था। लेकिन टॉड और फ्रेडरिक ने इसे व्यक्तिगत नहीं लिया, पर्सनली नहीं लिया। वे जानते थे कि बड़ा विचार हमेशा संदेह से गुजरता है, ये उनका मानना था। दोस्तों फंडिंग की तलाश में महीनों बीत गए। अब टॉड और फ्रेडरिक खुद अपने संसाधनों से कंपनी चला रहे थे, खुद अपने संसाधनों से। उनका ऑफिस साधारण था, छोटा सा कमरा, कुछ कुर्सियां और एक व्हाइट बोर्ड, जहां वे दिन रात विचारों को लिखते और मिटाते थे। लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ। वे ग्राहकों से बात करते, उनकी समस्याओं को सुनते और अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाते। आखिरकार कुछ इन्वेस्टर ने उनके अनुभव और विजन पर भरोसा किया। सेल्सफोर्स की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड जो सेल्सफोर्स का था उनके लिए सबसे बड़ी ताकत थी। वे कोई नए उद्यमी नहीं थे, बल्कि ऐसे लोग थे जिन्होंने क्लाउड की शुरुआत को करीब से देखा था। ये विश्वास ही उन्हें आगे ले गया। दोस्तों फंडिंग मिलने के बाद टीम बनाने में जुट गए, फंडिंग मिलने के बाद। लेकिन यहाँ भी चुनौतियां कम नहीं थी। अच्छे टैलेंट को मनाना मुश्किल था। सेल्सफोर्स का नेटवर्क अब दूर था और ओक्टा एक अनजानी कंपनी थी। टॉड को बाद में अफसोस हुआ कि शुरुआती हायरिंग में जल्दबाजी की गई थी। कुछ लोग सही फिट नहीं थे
और टीम में समन्वय की कमी थी, लेकिन वे सीखते गए। हर गलती उन्हें मजबूत बनाती। फ्रेडरिक की गो टू मार्केट समझ ने मदद की। वे जानते थे कि टीम सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि बिजनेस और ग्राहक केंद्रित होनी चाहिए। शुरुआती दिनों में हर दिन एक संघर्ष था। हर नया दिन एक संघर्ष का दिन होता था। प्रोडक्ट का डेवलपमेंट शुरू हुआ, लेकिन क्लाउड नेटिव आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म बनाना आसान नहीं था। कुछ भी आसान तो नहीं होता है, लेकिन क्लाउड नेटिव आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म बनाना आसान नहीं था। उन्हें हजारों क्लाउड एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेशन सोचना पड़ता, सिक्योरिटी के उच्च मानक रखने पड़ते और सब कुछ सरल बनाना पड़ता था। टेस्टिंग के दौरान बार बार समस्याएं आती। निवेशक दबाव डालते प्रॉफिट के लिए कि जल्दी कुछ करके दिखाओ कुछ। लेकिन टॉड का मानना था कि अधूरा प्रोडक्ट लॉन्च करना घातक होगा। वे छोटी छोटी जीत पर फोकस करते। एक फीचर पूरा हुआ, एक इंटीग्रेशन काम किया, ऑफिस में देर रात तक काम होता, कॉफी और चर्चाएं चलती। ये दौर दृढ़ता का असली परीक्षण था दोस्तों, कि वो लोग दृढ़ कितने हैं अपने आइडिया पर, अपने बिजनेस पर। ये उसकी परीक्षा थी दोस्तों। तो टॉड अक्सर कहते, विश्वास करो तब भी, जब विश्वास करने की कोई वजह न हो तब भी विश्वास करो। ये वाक्य उनकी टीम का मंत्र बन गया। फ्रेडरिक कर्मचारियों को प्रेरित फ्रेडरिक तो वो कर्मचारियों को प्रेरित करते कि हम सिर्फ एक कंपनी नहीं बना रहे, बल्कि क्लाउड की दुनिया को बदल रहे हैं। आर्थिक मंदी के बावजूद उनका विश्वास था कि कंपनियां जल्द ही क्लाउड अपनाएंगी और तब हमारी जरूरत पड़ेगी दूसरी कंपनियों को। तो टीम धीरे धीरे बढ़ी। शुरुआती कर्मचारी ऐसे लोग थे जो जोखिम लेने को तैयार थे। वे आरामदायक नौकरियां छोड़कर आए क्योंकि उन्हें टॉड और फ्रेडरिक का विजन दिखता था। विजन में कुछ नया दिखता था। लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई। कभी सर्वर डाउन होते, कभी कोड में बग यानी वायरस मिलते, ग्राहक डेमो में छोटी गलतियां भी बड़ी लगती, लेकिन हर बार वे उठते थे और आगे बढ़ते थे। ये समय दिखाता है कि स्टार्टअप की शुरुआत ग्लैमरस नहीं होती। ये संघर्ष, फेलियर्स और छोटे कदमों की कहानी होती है। टॉड और फ्रेडरिक ने कभी हार नहीं मानी। वे जानते थे कि सेल्सफोर्स भी ऐसे संघर्षों से निकली थी। ये उन्होंने देखा था सेल्सफोर्स में रहते हुए। उनका फोकस ग्राहकों पर था। हर निर्णय में सोचते कि ये ग्राहक की समस्याओं को कैसे हल करेगा। ये दृष्टिकोण उन्हें अलग बनाता था। अब दोस्तों आगे कंपनी की स्थापना और शुरुआती संघर्ष, जो ये चैप्टर था उसका, तो कंपनी की स्थापना और शुरुआती संघर्ष की ये कहानी प्रेरणा देती है। कैसे? तो ये प्रेरणा देती है कि बड़ी सफलता कभी आसानी से नहीं मिलती है। जहां आसानी होती है वहां पर सफलता नहीं होती है। टॉड और फ्रेडरिक ने मंदी के दौर में कंपनी शुरू की, संदेहों का सामना किया और एक छोटी टीम के साथ बड़ा सपना देखा। उनका साहस और दृढ़ता दोस्तों सिखाती है कि अगर विश्वास मजबूत हो तो कोई भी बाधा स्टेबल नहीं होती है। ये दौर ओक्टा की फाउंडेशन को मजबूत बना रहा था। आगे की यात्रा में यही संघर्ष उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने वाला था। ये याद दिलाता है कि हर बड़ा सफर छोटे कठिन कदमों से शुरू होता है और सच्ची प्रेरणा तब आती है जब आप गिरकर भी उठते हैं, फिर से उठते हैं। ओक्टा की ये शुरुआत बताती है कि असंभव को संभव बनाने के लिए सिर्फ विश्वास और मेहनत ही काफी है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों चौथे चैप्टर की ओर, प्रारंभिक चुनौतियां और संदेह का सामना। चुनौतियां भी आई और संदेह का भी सामना करना पड़ा। तो ओक्टा की स्थापना के बाद के वर्ष शुरुआती उत्साह से भरे थे। शुरुआत में उत्साह होता है, लेकिन जल्दी ही कठिन रियलिटी सामने आई। 2009 से 2011 का समय कंपनी के लिए सबसे कठिन दौर साबित हुआ। बाजार में संदेह का माहौल था, कंपनी पर संदेह था।
उसके मॉडल पर, बिजनेस मॉडल पर और उसकी प्रोडक्ट पर संदेह था बाजार को। तो क्लाउड अभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया था बाजार में, और पहचान प्रबंधन को एक अलग सेवा के रूप में देखने वाले कम ही थे। प्रतियोगी पहले से मजबूत थे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल, जिनके पास बड़े संसाधन और स्थापित ग्राहक आधार था, कंज्यूमर बेस था उनके पास। ओक्टा एक नई कंपनी थी जिसका नाम भी लोगों को पता नहीं था। अब कैसे शुरुआत होती है आप सोचो तो जरा। निवेशक यानी इन्वेस्टर और विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट्स अक्सर कहते कि आइडेंटिटी मैनेजमेंट का बाजार छोटा है और क्लाउड में सिक्योरिटी पर कंपनियां भरोसा नहीं करेगी। टॉड मैकिनन और फ्रेडरिक कैरेस्ट को हर मीटिंग में यही सुनना पड़ता था, ना सुनना पड़ता था, नो शब्द सुनना पड़ता था। कई बार तो डेमो दिखाने के बाद भी लोग असमंजस में रहते। विचार अच्छा है लेकिन क्या ये सच में काम करेगा, ऐसा सुनना पड़ता था। ये संदेह दोस्तों जो था वो बाहर से ही नहीं, अंदर से भी आता था। टीम छोटी थी और टीम के हर सदस्य पर दबाव था कि जल्दी परिणाम दिखाओ, रिजल्ट दिखाओ, लेकिन प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने में समय लग रहा था। क्लाउड एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेशन जटिल थे और एक छोटी सी गलती भी बड़ा जोखिम पैदा कर सकती थी। 2011 ओक्टा के लिए सबसे निचले स्तर का साल था, सबसे लोअर लेवल का, बॉटम लेवल का साल था 2011 ओक्टा कंपनी के लिए। कंपनी ने सेल्स टारगेट सेट किए थे लेकिन वे पूरे नहीं हो रहे थे। ग्राहक धीरे धीरे आ रहे थे और ज्यादातर छोटे ऑर्डर थे। टीम में अनिश्चितता फैल गई। कर्मचारी सोचते थे कि हम सही रास्ते पर है क्या हम सही रास्ते पर है। आंतरिक दबाव बढ़ता जा रहा था। टॉड मैकिनन को याद है कि उस समय उन्हें लगा शायद सब व्यर्थ है, ये सब कुछ व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। रातों में नींद नहीं आती थी और सवाल उठते कि क्या सेल्सफोर्स छोड़ना गलती थी उनकी। तो फ्रेडरिक कैरेस्ट भी इस दबाव को महसूस कर रहे थे। हायरिंग अभी भी चुनौती थी, दूसरे लोगों को हायर करना कंपनी में वो अभी भी चुनौती थी। अच्छे इंजीनियर्स को मनाना मुश्किल, क्योंकि बड़े नाम वाली कंपनियां ज्यादा सुरक्षित लगती थी इंजीनियर्स को। कुछ कर्मचारी बीच में छोड़कर चले गए जिससे टीम और कमजोर हुई। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में देरी हो रही थी क्योंकि हर फीचर को सिक्योरिटी के उच्च मानकों पर खरा उतारना पड़ता था। टेस्टिंग के दौरान बार बार समस्याएं आती और फिक्स करने में दिन लग जाते थे। ऑफिस का माहौल तनावपूर्ण था। मीटिंग्स में चर्चाएं होती और हर कोई जानता था कि समय कम है। ये वह पल था, ये वो मोमेंट था जब कंपनी टूटने की कगार पर थी। कई स्टार्टअप ऐसे ही दौर में बंद हो जाते हैं, लेकिन ओक्टा बंद नहीं हुई। इस संकट में टॉड और फ्रेडरिक ने कस्टमर फीडबैक को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। वे खुद ग्राहकों से मिलते, उनकी समस्याओं को सुनते और प्रोडक्ट में तुरंत सुधार करते थे। एक छोटा सा ऑर्डर भी बड़ी जीत लगता था उनको उस समय। उदाहरण के लिए एग्जैक्टली एक्सैक्टली जैसी सॉफ्टवेयर कंपनी से पहला ऑर्डर आया। एक्सैक्टली कंपनी का पहला ऑर्डर आया जो क्लाउड में अपनी पहचान प्रबंधन की समस्या सॉल्व करना चाहती थी। ये छोटी सफलता ने टीम को नई ऊर्जा दी। 2010 में ओक्टा के पहले कुछ लाइव डिप्लॉयमेंट हुए, सिर्फ 5, लेकिन वे साबित करते कि प्रोडक्ट काम करता है। ग्राहक संतुष्ट थे क्योंकि ओक्टा का प्लेटफॉर्म आसान था, तेज था और मौजूदा टूल्स से बेहतर था। ये फीडबैक लूप मजबूत बना, ग्राहक बताते, टीम सुधारती और प्रोडक्ट बेहतर हो जाता। टॉड का मानना था कि संदेह का सबसे अच्छा जवाब असली ग्राहक की सफलताएं है। वे टीम को याद दिलाते कि सेल्सफोर्स भी ऐसे ही दौर से गुजर रही थी। शुरुआत में लोग क्लाउड पर बिजनेस करने को पागलपन कहते थे। ये कंपैरिजन टीम को प्रेरित करती थी।
फ्रेडरिक मार्केटिंग और सेल्स पर फोकस करते, छोटे छोटे डेमो और केस स्टडीज बनाते। चुनौतियां सिर्फ बाहरी नहीं थी, आंतरिक रूप से भी सीखने की प्रक्रिया चल रही थी। शुरुआती हायरिंग में कुछ गलतियां हुई। लोग सही कल्चर फिट नहीं थे, कल्चर में सही से फिट नहीं थे। लेकिन टॉड कल्चर दोस्तों जरूरी होता है, तो वो कल्चर में फिट नहीं थे। लेकिन टॉड और फ्रेडरिक ने इसे अवसर बनाया। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई, यानी पारदर्शिता बढ़ाई। हर मीटिंग में खुलकर चर्चा करते, मूल्यों की यानी वैल्यूज की नींव रखी, वैल्यूज की कंपनी की वैल्यूज की नींव रखी गई। जैसे जैसे ग्राहकों से प्यार करो, हमेशा सुरक्षित रहो, ऐसे वैल्यूज। ये वैल्यूज सिर्फ शब्द नहीं, निर्णयों का आधार बने। जब संदेश सबसे ज्यादा था, तब टीम ने एकजुटता दिखाई। देर रात तक काम, एक दूसरे का सहारा। ये दौर सिखाता है कि असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ खिलाफ लगता है, अपने खिलाफ लगता है, तब असली परीक्षा आती है। कई लोगों ने सलाह दी कि पिवट कर लो। पिवट का मतलब मैंने समझाया है। तो कई लोगों ने सलाह दी कि अब पिवट कर लो, लेकिन टॉड और फ्रेडरिक ने विश्वास नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि क्लाउड ही लहर आ रहा है, क्लाउड की ट्रेंड यानी लहर आ रहा है और धैर्य रखना होगा। अब धैर्य की जरूरत थी। तो प्रारंभिक चुनौतियां और संदेह का ये चैप्टर जो मैंने बताया, तो प्रारंभिक चुनौतियां और संदेह का ये सामना ओक्टा को मजबूत बनाता गया। हर नो शब्द ने उन्हें बेहतर बनाया, हर फेलियर ने उन्हें सीख दी। 2011 का निचला स्तर पार करने के बाद कंपनी ने नई गति पकड़ी। छोटी जीतों, छोटी विक्ट्रीज ने बड़ा मोमेंटम बनाया। ये कहानी प्रेरणा देती है कि सफलता की राह सीधी नहीं होती। ये संदेह, फेलियर और दबाव से भरी होती है। लेकिन अगर आप ग्राहकों पर फोकस रखें, टीम को एकजुट रखें और विश्वास बनाए रखें, तो कोई भी संकट स्थायी स्टेबल नहीं होता है। हमेशा बुरा समय जाता है और अच्छे दिन आते हैं। टॉड और फ्रेडरिक की दृढ़ रहना जरूरी होता है। दृढ़ रहते हो तो बुरे दिन चले जाते हैं और अच्छे दिन जरूर आते हैं दोस्तों। टॉड और फ्रेडरिक की दृढ़ता सिखाती है कि गिरकर उठना ही असली जीत है। ये दौर ओक्टा की सफलता की असली आधारशिला था, जो आगे की ऊंचाइयों के लिए कंपनी को तैयार कर रहा था। असंभव लगने वाली चुनौतियां ही उन्हें वर्ल्ड लीडर बनाने वाली थी। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। 5वां चैप्टर, पहला उत्पाद और ग्राहकों की जीत। ये है 5वां चैप्टर। तो 2010 का वर्ष ओक्टा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जब कंपनी ने अपना पहला उत्पाद आधिकारिक रूप से लॉन्च किया, बाजार में उतारा। ये प्लेटफॉर्म क्लाउड एप्लीकेशन के लिए सिंगल साइन ऑन की सुविधा प्रदान करता था, जो यूजर को एक ही लॉगिन से कई एप्लीकेशंस तक पहुंच बनाने की अनुमति देता था। उस समय क्लाउड की दुनिया में ये एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि कंपनियां दर्जनों अलग अलग पासवर्ड्स की जटिलता से परेशान थी। टॉड मैकिनन और फ्रेडरिक कैरेस्ट ने महीनों की कड़ी मेहनत के बाद इस प्रोडक्ट को तैयार किया। हर फीचर को सिक्योरिटी और सरलता के आसानी के उच्च मानकों पर परखा गया। लॉन्च के समय टीम में उत्साह की लहर ट्रेंड थी, लेकिन साथ ही चिंता भी थी, क्योंकि अब असली परीक्षा बाजार की थी। प्रोडक्ट क्लाउड नेटिव था, यानी यह पूरी तरह क्लाउड पर आधारित था। क्लाउड नेटिव का मतलब होता है क्लाउड पर आधारित था, तेज भी था और किसी भी डिवाइस से यानी किसी भी उपकरण से काम करता था। शुरुआत में बड़े ग्राहक नहीं आए, बल्कि छोटी मध्यम कंपनियां आगे आई, जो क्लाउड अपनाने की शुरुआत कर रही थी। ये ग्राहक ओक्टा के प्लेटफॉर्म को आजमाते और देखते कि उनके कर्मचारी कितनी आसानी से काम कर रहे हैं। पासवर्ड भूलने की समस्या कम हुई, प्रोडक्टिविटी बढ़ी और सिक्योरिटी मजबूत हुई। हर सफल डिप्लॉयमेंट टीम के लिए एक बड़ी विक्ट्री था, जैसे कोई युद्ध का पहला मैदान जीतना। ओक्टा का दृष्टिकोण शुरू से ही
ग्राहक प्रथम यानी कस्टमर फर्स्ट का रहा। टोड और फ्रेडरिक ने टीम को सिखाया कि हर फीचर ग्राहकों की रियल जरूरत से प्रेरित होना चाहिए, न सिर्फ तकनीकी इनोवेशन से। जब कोई ग्राहक फीडबैक देता तो टीम तुरंत सुनती और सुधार करती। अब दोस्तों उदाहरण के लिए शुरुआती ग्राहकों ने बताया कि कुछ लोकप्रिय एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेशन और आसान होना चाहिए। तो ओक्टा ने तेजी से हजारों प्री बिल्ट इंटीग्रेशन जोड़े। ये दृष्टिकोण कंपनी को अलग बनाता था। प्रतियोगी यानी कंपटीटर जहां जटिल सॉल्यूशन दे रहे थे, वही ओक्टा कंपनी सरलता यानी आसानी और गति पर फोकस कर रही थी। छोटे ग्राहक सफल होते तो वे अपनी कहानियां शेयर करते और ये वर्ड ऑफ माउथ प्रचार का काम करता था। वर्ड ऑफ माउथ प्रचार का काम करता था। एक ग्राहक की सफलता दूसरे को आकर्षित करती थी, जैसे चेन रिएक्शन, एक के बाद एक रिएक्शन आना। इस कंपनी की वर्ड ऑफ माउथ के जरिए प्रचार हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुई। तो ये जैसे चेन रिएक्शन की तरह इसकी एडवर्टाइजमेंट हुई। टीम ऑफिस में इन सफलताओं को सेलिब्रेट करती। हर नया डिप्लॉयमेंट एक माइलस्टोन था। यानी जब गाड़ी चलती हो तो माइलस्टोन आते हैं ना, उस तरह माइलस्टोन था हर नया डिप्लॉयमेंट। तो फ्रेडरिक कैरेस्ट सेल्स और मार्केटिंग में सक्रिय थे, डेमो दिखाते, ग्राहकों से मिलते थे। कोड इंजीनियरिंग को निर्देशित करते कि प्रोडक्ट को और बेहतर बनाओ। इस सहयोग ने टीम को मजबूत बनाया और मजबूत बनाता रहा। धीरे धीरे मोमेंटम बनने लगा। छोटी जीते यानी छोटी विक्ट्रीज बड़ी आत्मविश्वास देती। जैसे जैसे क्लाउड अपनाने की रफ्तार बढ़ी, ओक्टा के ग्राहक आधार में यानी कंज्यूमर बेस में विविधता आई। शुरुआती छोटे कस्टमर के बाद मध्यम आकार की कंपनियां जुड़ी और फिर बड़े एंटरप्राइज ने रुचि दिखाई। ये बड़े ग्राहक देखते ही ओक्टा का प्लेटफॉर्म ये बड़े ग्राहक जो थे वो देखते कि ओक्टा का प्लेटफॉर्म स्केलेबल है, हजारों कर्मचारियों के लिए भी आसानी से काम करता है। एक बार जब कोई बड़ा ग्राहक सफलतापूर्वक इंप्लीमेंट कर लेता तो ये ओक्टा की विश्वसनीयता का प्रमाण बन जाता था। टीम ने महसूस किया कि उपयोगी प्रोडक्ट खुद बोलता है, मार्केटिंग से ज्यादा ग्राहकों की संतुष्टि प्रचार करती। अब ओक्टा ने न्यूट्रल प्लेटफॉर्म बनाए रखा है, यानी तटस्थ प्लेटफॉर्म को बनाए रखा। यानी ये किसी एक वेंडर पर निर्भर नहीं था, बल्कि हर क्लाउड एप्लीकेशन के साथ काम करता। ये दृष्टिकोण ग्राहकों को स्वतंत्रता देता और वे इसे पसंद करते। लॉन्च के बाद के महीनों में टीम ने देखा कि उनका विजन साकार हो रहा है। कंपनियां क्लाउड को बिना डर के अपना रही है, क्योंकि आइडेंटिटी मैनेजमेंट अब आसान हो गया था। इस अध्याय की सबसे बड़ी प्रेरणा ये है कि पहला प्रोडक्ट लॉन्च करना सिर्फ शुरुआत है। असली सफलता ग्राहकों की जीत में छिपी होती है। टोड और फ्रेडरिक ने कभी जल्दबाजी नहीं की। वे जानते थे कि एक मजबूत प्रोडक्ट समय लेता है, लेकिन एक बार बाजार में उतरने के बाद ये खुद रास्ता बना लेता है। प्रोडक्ट छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करना, ग्राहक फीडबैक को गले लगाना और टीम वर्क ने ओक्टा को आगे बढ़ाया। इन सारी चीजों ने ओक्टा को आगे बढ़ाया। ये दौर सिखाता है कि बिजनेस में ग्राहक ही राजा है, ग्राहक ही किंग है और उनकी समस्याओं को हल करना ही असली विक्ट्री है, असली जीत है। पहले उत्पाद की ये सफलता ने ओक्टा को मजबूत आधार दिया और आगे की राह खोल दी। जहां पहले संदेह थे, अब सफल केस स्टडीज बोल रही थी। ये यात्रा बता रही है कि धैर्य और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण से कोई भी स्टार्टअप बड़ा बन सकता है, बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है। एक दुकान भी बड़ा बिजनेस बन सकती है। तो ओक्टा की छोटी विक्ट्रीज बड़ी क्रांति की शुरुआत थी, जो दुनिया को दिखाती है कि सच्ची इनोवेशन लोगों की जिंदगी को आसान बनाती है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं छठे चैप्टर की ओर, विकास की गति और टीम का निर्माण।
ये है छठा चैप्टर। तो पहले उत्पाद की सफलता और ग्राहकों की बढ़ती संख्या ने ओक्टा में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। 2011 के बाद का दौर कंपनी के लिए तेज विकास का समय था। क्लाउड कंप्यूटिंग की ट्रेंड यानी लहर अब पूरी तरह उठ चुकी थी और कंपनियां तेजी से नई एप्लीकेशन अपना रही थी। अब ओक्टा का प्लेटफॉर्म ठीक उसी जरूरत को पूरा कर रहा था जो बाजार में जरूरत थी। उस जरूरत को पूरा कर रहा था ओक्टा का प्लेटफॉर्म। सुरक्षित, आसान और स्केलेबल आइडेंटिटी मैनेजमेंट, उसका प्लेटफॉर्म ये था। सुरक्षित, आसान और स्केलेबल आइडेंटिटी मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म उनकी जरूरत को पूरा कर रहा था। तो ग्राहक आधार यानी कंज्यूमर बेस धीरे धीरे बढ़ने लगा और हर नई सफलता पिछले संदेहों को मिटाती जा रही थी। टोड मैकिनन और फ्रेडरिक कैरेस्ट ने देखा कि अब समय है गति बढ़ाने का। वे जानते थे कि क्लाउड की दुनिया में पहचान ही केंद्र बिंदु है। ये वह पुल है जो कर्मचारियों को टेक्नोलॉजी से जोड़ता है। ओक्टा ने अपना प्लेटफॉर्म और मजबूत किया, नए फीचर्स जोड़े और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और एडेप्टिव एक्सेस जो सिक्योरिटी को और एडवांस बनाते थे। अब ग्राहक यानी कस्टमर अब सिर्फ छोटी कंपनियां नहीं बल्कि बड़े एंटरप्राइज भी ग्राहक थे कंपनी के, ओक्टा कंपनी के, जो देख रहे थे कि ओक्टा का समाधान यानी सॉल्यूशन उनकी जटिल जरूरतों को आसानी से सॉल्व कर रहा है। ये विकास प्राकृतिक यानी ऑर्गेनिक था। ग्राहकों की संतुष्टि खुद मार्केटिंग कर रही थी। इस तेज विकास के साथ, जब हम इस चैप्टर में तेज विकास के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस तेज विकास के साथ सबसे बड़ी चुनौती थी टीम का निर्माण। तो शुरुआती संघर्षों में टीम छोटी थी, लेकिन अब स्केल करने का समय था यानी विस्तार करने का समय था। टोड और फ्रेडरिक ने कंपनी की संस्कृति को मजबूत करने पर फोकस किया। उन्होंने कुछ वैल्यूज यानी मूल्य निर्धारित किए जो हर निर्णय का आधार बने, जैसे ग्राहक से प्यार करो, हमेशा सुरक्षित रहो, ट्रांसपेरेंट रहो यानी पारदर्शी रहो और एक दूसरे का सम्मान करो और एक दूसरे को साथ दो। ये मूल्य सिर्फ दीवार पर लगे पोस्टर नहीं थे, बल्कि हायरिंग यानी दूसरे कर्मचारियों की हायरिंग और रोजमर्रा के काम में लागू होते थे। हायरिंग यानी दूसरों को हायर करना कंपनी में हायरिंग की प्रक्रिया को सख्त बनाता गया। हर नए व्यक्ति से पूछा जाता कि वे इन मूल्यों से कैसे जुड़ते हैं। टीम में ऐसे लोग लाए गए जो न सिर्फ कुशल हो बल्कि यूनिक भी हो यानी पैशनेट भी हो। इंजीनियर्स, सेल्स प्रोफेशनल्स, सपोर्ट टीम, हर कोई ग्राहक केंद्रित सोच रखता था। हर कर्मचारी, ओक्टा ने कर्मचारियों को ओनरशिप दी। हर व्यक्ति को लगा कि कंपनी उनकी अपनी है। मीटिंग्स में खुली चर्चा होती, आइडियाज को प्रोत्साहन मिलता और गलतियों से सीखा जाता। ये कल्चर इनोवेशन को बढ़ावा देता जा रहा था। फ्रेडरिक कैरेस्ट ने गो टू मार्केट टीम को मजबूत किया, जबकि टोड इंजीनियरिंग को निर्देशित करते। टीम का आकार बढ़ा लेकिन एकता बनी रही। विकास की इस गति में ओक्टा ने दिखाया कि मजबूत टीम ही असली ताकत है। कर्मचारी देर रात तक काम करते लेकिन उत्साह से, मजबूरन नहीं, उत्साह से काम करते क्योंकि वे एक बड़े मिशन का हिस्सा थे। कंपनी ने ऑफिस कल्चर को मजेदार बनाया। टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, सेलिब्रेशंस और ट्रांसपेरेंसी। हर हफ्ते ऑल हैंड्स मीटिंग्स में टोड और फ्रेडरिक अपडेट्स शेयर करते, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के अपडेट्स शेयर करते। ये ट्रांसपेरेंसी टीम को एकजुट रखती। जैसे जैसे कस्टमर बढ़े, टीम ने नई चुनौतियों का सामना किया, बड़े डिप्लॉयमेंट्स, कस्टम इंटीग्रेशन, लेकिन मूल्यों ने उन्हें मजबूत बनाए रखा। ग्राहकों से प्यार करो का मतलब था हर समस्या को प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना और हमेशा सुरक्षित रहो, जिसमें सिक्योरिटी को सर्वोपरि रखा और सिक्योरिटी बहुत जरूरी भी थी। तो ये कल्चर ओक्टा कंपनी को प्रतियोगियों से अलग बनाती थी। ये कल्चर, संस्कृति
कर्मचारी कर्मचारी नहीं छोड़ते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वे दुनिया बदल रहे हैं। इस अध्याय की प्रेरणा दोस्तों ये है कि तेज विकास में टीम और संस्कृति ही नींव होते हैं। टोड और फ्रेडरिक ने पैसे या प्रोडक्ट से ज्यादा लोगों पर इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने साबित किया कि अगर टीम मजबूत हो, मूल्य स्पष्ट हो और हर किसी को ओनरशिप मिले तो विकास की कोई सीमा नहीं होती है। ओक्टा की ये यात्रा सिखाती है कि कंपनी लोग बनाते हैं और सही लोग असंभव को संभव बना लेते हैं। विकास की गति ने ओक्टा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और टीम की एकता आगे की चुनौतियों के लिए तैयार कर रही थी। टीम की एकता कंपनी को आगे की चुनौतियों के लिए तैयार कर रही थी। ये दौर बताता है, ये समय बताता है कि सच्ची सफलता अकेले नहीं बल्कि एक मजबूत टीम के साथ आती है। ओक्टा की कहानी प्रेरित करती है कि अपनी संस्कृति को मजबूत रखो तो दुनिया तुम्हारे साथ चलेगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, 7वां चैप्टर, नवाचार की यात्रा और बाजार का निर्माण। बाजार का निर्माण कैसे किया और इनोवेशन का सफर कैसा था, ये सब कुछ जानते हैं 7वें चैप्टर में। तो ओक्टा के विकास की गति बढ़ने के साथ कंपनी ने नवाचार को अपना मुख्य हथियार बनाया। क्लाउड की दुनिया तेजी से बदल रही थी और नई ऊंचाइयां हर दिन सामने आ रही थी, जैसे मोबाइल डिवाइसेस का बढ़ता उपयोग, रिमोट वर्क की जरूरत और साइबर थ्रेट्स की बढ़ती संख्या। टोड मैकिनन और फ्रेडरिक कैरेस्टे ने उन्होंने समझा कि सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट काफी नहीं है, लगातार इनोवेशन भी जरूरी है। ओक्टा ने आइडेंटिटी एज अ सर्विस यानी IDAAS आइडेंटिटी एज अ सर्विस मार्केट को खुद गढ़ा और परिभाषित किया। उस समय ज्यादातर कंपनियां पुराने ऑन प्रेमिस सॉल्यूशंस पर निर्भर थी, लेकिन ओक्टा ने दिखाया कि क्लाउड में पहचान प्रबंधन यानी आइडेंटिटी मैनेजमेंट कितना शक्तिशाली हो सकता है। कंपनी ने अपना प्लेटफॉर्म न्यूट्रल रखा, यानी ये किसी एक टेक्नोलॉजी या वेंडर पर निर्भर नहीं था। चाहे गूगल का सूट हो, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, सेल्सफोर्स का CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो या कोई कस्टम एप्लीकेशन हो, ओक्टा हर चीज के साथ आसानी से जुड़ जाता था। यह दृष्टिकोण ग्राहकों को स्वतंत्रता देता और वे इसे अपनाने लगे ग्राहक। तो ओक्टा ने हजारों प्री इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस का नेटवर्क बनाया जो इंडस्ट्री में सबसे बड़ा था। नवाचार की ये यात्रा सिखाती है कि सच्ची लीडरशिप बाजार को फॉलो करने में नहीं बल्कि उसे बाजार को बनाने में होती है। सच्ची लीडरशिप यानी सच्चा नेतृत्व बाजार खुद ब खुद अपना बाजार बनाता है। तो नवाचार यानी इनोवेशन ओक्टा के DNA में था। टीम ने नए फीचर्स लगातार जोड़े, जैसे एडेप्टिव मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो यूजर के लोकेशन, डिवाइस और बिहेवियर के आधार पर सिक्योरिटी लेवल बदलता। ये उस समय की जरूरत थी जब हैकिंग और डेटा ब्रीच की खबरें आम हो रही थी। ओक्टा ने जीवन चक्र प्रबंधन यानी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को आसान बनाया, जहां कर्मचारी ज्वाइन करने से लेकर छोड़ने तक की पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड हो जाती। ग्राहक फीडबैक फिर से केंद्र में था। हर नया फीचर किसी ग्राहक की समस्या से प्रेरित होता था। कंपनी ने अधिग्रहणों का यानी एक्विजिशंस का सहारा भी लिया। छोटी इनोवेटिव कंपनियों को अपने साथ जोड़ा जिससे क्षमताएं बढ़ी। उदाहरण के लिए कुछ अधिग्रहणों ने एडवांस्ड थ्रेट डिटेक्शन और एपीआई एक्सेस मैनेजमेंट को मजबूत किया। ये स्ट्रेटेजी दिखाती है कि नवाचार अकेले नहीं बल्कि स्मार्ट पार्टनरशिप से भी आता है। तो टोड और सांस फूलने लगती है जब ज्यादा बोल देता हूं जब। तो टोड और फ्रेडरिक ने टीम को प्रोत्साहित किया कि हमेशा अगला कदम सोचो, आज का बेस्ट कल पुराना हो जाएगा। दोस्तों रिवोल्यूशनरी चीज है, आज का जो बेस्ट किया है आपने कल पुराना हो जाएगा। तो ये सोच ओक्टा को आगे रखती थी। दोस्तों ओक्टा ने इंडस्ट्री को शिक्षित करने का बीड़ा भी उठाया। कंपनी ने ओक्टेन नाम की वार्षिक कॉन्फ्रेंस शुरू की, जहां दुनिया भर के IT लीडर्स, सिक्योरिटी एक्सपर्ट और ग्राहक इकट्ठा होते।
ये सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म था जहां पहचान प्रबंधन यानी आइडेंटिटी मैनेजमेंट की नई चुनौतियों पर चर्चा होती, बेस्ट प्रैक्टिसेज शेयर की जाती और भविष्य के ट्रेंड्स पर यानी लहरों पर, भविष्य की लहर पर बात होती थी। ओक्टेन ने ओक्टा को थॉट लीडर बना दिया यानी विचारों का लीडर बना दिया। लोग कंपनी को सिर्फ वेंडर नहीं बल्कि पार्टनर मानने लगे। कॉन्फ्रेंस में बड़े नामों के स्पीकर्स आते और ग्राहकों की सफलता की कहानियां शेयर होती। ये पहल बाजार निर्माण का शानदार उदाहरण बनी। ये शानदार उदाहरण थी। ये पहल जो उनकी थी बाजार निर्माण का शानदार उदाहरण थी। बाजार का निर्माण कैसे होता है उसका शानदार उदाहरण थी। अब दोस्तों ओक्टा ने ब्लॉग्स, व्हाट्सएप, व्हाइट पेपर्स, ब्लॉग्स, व्हाइट पेपर्स और वेबिनार्स के जरिए भी ज्ञान बांटा, जिससे कंपनियां क्लाउड में आइडेंटिटी की महत्वता समझने लगी। फ्रेडरिक कैरेस्ट अक्सर कहते कि हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे बल्कि एक नया तरीका सिखा रहे हैं। यह दृष्टिकोण ग्राहक वफादारी बढ़ाता और नए ग्राहक लेकर आता। नवाचार और बाजार का निर्माण ही नवाचार यानी इनोवेशन और बाजार निर्माण की ये यात्रा चुनौतियों से भरी थी। प्रतियोगी भी जाग रहे थे और मार्केट में शोर बढ़ रहा था, लेकिन ओक्टा की न्यूट्रलिटी और ग्राहक फोकस ने उसे अलग रखा। कंपनी ने हर डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सपोर्ट दिया। ये इंक्लूसिव अप्रोच ग्राहकों को पसंद आई। टीम ने हमेशा सोचा कि यूजर एक्सपीरियंस सबसे ऊपर है और लॉगिन आसान हो, सिक्योरिटी बैकग्राउंड में काम करे। ये सोच ओक्टा को मास्टर बना रही थी। टॉड मैकिनन का मानना था कि इनोवेशन रिस्क लेने से आता है और वे टीम को गलतियां करने का आजादी देते थे। टीम को गलतियां करने की आजादी देते थे। हर फेलियर से सीखा जाता और बेहतर बनाया जाता। इस अध्याय की सबसे बड़ी प्रेरणा ये है कि सच्चा इनोवेशन बाजार को नया आकार देता है। ओक्टा ने आइडेंटिटी एज अ सर्विस को एक जरूरी कैटेगरी बनाया और दुनिया को सिखाया कि पहचान यानी आइडेंटिटी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की चाबी है। ओक्टेन जैसी पहले और लगातार इनोवेशन ने कंपनी को लीडर बना दिया। ये यात्रा सिखाती है कि अगर आप ग्राहकों की जरूरतों से आगे सोचे, पार्टनरशिप्स बनाए और ज्ञान बांटे तो बाजार खुद आपके साथ चलेगा। टॉड और फ्रेडरिक की दूरदर्शिता ने ओक्टा को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक मूवमेंट आंदोलन बना दिया। ये कहानी प्रेरित करती है कि इनोवेशन से आप न सिर्फ सफल होते हैं बल्कि इंडस्ट्री भी बदल देते हैं आप। ओक्टा की ये यात्रा आगे की सफलताओं की नींव रख रही थी, जहां चुनौतियां और बड़ी होने वाली थी, लेकिन विजन वही रहने वाला था। अब दोस्तों बढ़ते हैं 8वें चैप्टर की ओर, बड़ी बाधाओं का सामना और उनसे सीखना। बड़ी बाधाओं का सामना और उनसे सीखना, ये है 8वां चैप्टर। तो तेज विकास और नवाचार की यात्रा ने ओक्टा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन सफलता के साथ बड़ी बाधाएं भी सामने आई। जैसे जैसे कंज्यूमर बेस बढ़ा और कंपनी का प्लेटफॉर्म लाखों करोड़ों कंज्यूमर उपयोगकर्ताओं की पहचान संभालने लगा, स्केलिंग की चुनौतियां उभरने लगी। क्लाउड की दुनिया में हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही थी और ओक्टा को अपने प्लेटफॉर्म को लगातार अपडेट रखना पड़ता। बड़े एंटरप्राइज ग्राहकों की जटिल जरूरतों जैसे कस्टम इंटीग्रेशन, हाई वॉल्यूम ट्रैफिक हैंडलिंग और ग्लोबल डिप्लॉयमेंट ओक्टा की टीम के लिए परीक्षाएं थी। कभी कभी सिस्टम्स पर लोड इतना बढ़ जाता कि परफॉर्मेंस प्रभावित होती और टीम को रातों रात फिक्स करने पड़ते। इसके अलावा साइबर थ्रेट्स का खतरा लगातार मंडरा रहा था। दुनिया भर में हैकिंग और डेटा ब्रीच की घटनाएं बढ़ रही थी और पहचान प्रबंधन यानी आइडेंटिटी मैनेजमेंट जैसी संवेदनशील सेवा
उसमें एक छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती थी। प्रतियोगी भी अब पूरी तरह से, पूरी ताकत से मैदान में थे, नए फीचर्स लॉन्च कर रहे थे और मार्केट शेयर के लिए संघर्ष कर रहे थे। इन बाधाओं ने ओक्टा को कई बार कठिन स्थिति में डाला, लेकिन टोड मैकिनन और फ्रेडरिक कैरेस्ट की लीडरशिप में कंपनी ने उनकी लीडरशिप में कंपनी ने हर बार मजबूती से सामना किया, हर बाधा का। इन चुनौतियों का सबसे बड़ा जवाब ओक्टा के मूल्यों में छिपा था। इन चुनौतियों का सबसे बड़ा जवाब ओक्टा के वैल्यूज में छुपा था। तो खासकर हमेशा सुरक्षित रहो जो वैल्यूज था कंपनी का, उसमें छिपा हुआ था इसका जवाब। तो कंपनी ने सिक्योरिटी से कभी समझौता नहीं किया। जब इंडस्ट्री में बड़े ब्रीच हो रहे थे, ओक्टा ने अपना फोकस और मजबूत किया। टीम ने एडवांस्ड थ्रेट डिटेक्शन टूल्स डेवलप किए जो असाधारण बिहेवियर को तुरंत पकड़ते। ग्राहकों को ट्रांसपेरेंट अपडेट्स दिए जाते। अगर कोई पोटेंशियल इश्यू होता तो पहले से सूचित किया जाता। ओक्टा ने सिक्योर आइडेंटिटी कमिटमेंट जैसी पहल शुरू की, जिसमें ग्राहकों को वादा किया गया कि उनकी पहचान हमेशा सुरक्षित रहेगी और कोई ब्रीच होने पर कंपनी जिम्मेवारी लेगी। ये कमिटमेंट सिर्फ शब्द नहीं था, बल्कि एक्शन में दिखता था। टीम ने थर्ड पार्टी ऑडिट्स करवाए, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ऊपर के सर्टिफिकेशंस हासिल किए और लगातार टेस्टिंग की। जब साइबर अटैक्स की लहर आई, ओक्टा का प्लेटफॉर्म मजबूती से खड़ा रहा, जिसने ग्राहकों का विश्वास और बढ़ाया। ये दौर सिखाता है कि सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। स्केलिंग की बाधाओं ने टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। स्केलिंग में जो बाधाएं आई, उसने भी टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। बड़े ग्राहकों के साथ काम करते हुए ओक्टा ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मल्टी रीजन सपोर्ट जोड़ा, ताकि दुनिया के किसी कोने से भी तेज एक्सेस मिले। अब आंतरिक रूप से तेज विकास में ऑपरेशनल चुनौतियां आई। टीम का आकार बढ़ रहा था, नए ऑफिस खुल रहे थे और कल्चर को बनाए रखना मुश्किल हो रहा था, और कल्चर बहुत जरूरी भी था। तो टोड और फ्रेडरिक ने ट्रांसपेरेंसी पर जोर दिया। वे खुद फ्रंट लाइन में रहते, यानी पहली लाइन में वो खुद रहते, कर्मचारियों से बात करते और फीडबैक लेते। जब कोई समस्या आती तो इसे छिपाया नहीं जाता, बल्कि पूरे संगठन से सॉल्यूशन मांगा जाता। ये अप्रोच हर बाधा को सीखने का अवसर बनाती। उदाहरण के लिए, एक बड़े डिप्लॉयमेंट में आई समस्या ने टीम को नया ऑटोमेशन टूल डेवलप करने पर मजबूर किया, जो बाद में स्टैंडर्ड फीचर बन गया। प्रतियोगिता के दबाव में ओक्टा ने कभी शॉर्टकट नहीं लिया, फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म इनोवेशन पर रहा। फ्रेडरिक अक्सर कहते कि चुनौतियां हमें बेहतर बनाती है, अगर हम उनसे भागे नहीं तो। बड़ी बाधाओं का ये सामना ओक्टा की असली ताकत साबित हुआ। हर संकट से कंपनी मजबूत होकर निकली, सिक्योरिटी और मजबूत हुई, प्लेटफॉर्म और स्केलेबल बना और टीम और एकजुट हुई। ग्राहक देख रहे थे कि ओक्टा सिर्फ एक वेंडर नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय पार्टनर है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहता है। ये दौर प्रेरणा देता है कि सफलता की राह में बाधाएं आनी ही है, लेकिन वे आपको परफेक्ट बनाती है। टोड और फ्रेडरिक की लीडरशिप सिखाती है कि मूल्यों पर अडिग रहो, वैल्यूज पर अडिग रहो, ट्रांसपेरेंट रहो और हर समस्या को अवसर मानो। ओक्टा ने साबित किया कि बड़ी चुनौतियां ही बड़ी सफलताओं की फाउंडेशन रखती है। ये यात्रा कंपनी को और ऊंचा ले जा रही थी, जहां प्रभाव सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी इंडस्ट्री तक फैलने लगा था। प्रभाव सच्ची विक्ट्री यानी सच्ची जीत बाधाओं को पार करने में है, और ओक्टा ने इसे बार बार साबित किया।
अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, 9वां चैप्टर, महत्वपूर्ण माइलस्टोन और मान्यताएं। ये है नौवां चैप्टर। तो ओक्टा की यात्रा में वर्षों के संघर्ष, इनोवेशन और दृढ़ता के बाद कई महत्वपूर्ण माइलस्टोन आए जो कंपनी को एक स्टार्टअप से ग्लोबल लीडर की स्थिति तक ले गए। शुरुआती दिनों की छोटी सफलताओं से शुरू होकर ओक्टा ने धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाया। 2010 में पहला उत्पाद लॉन्च और शुरुआती ग्राहक डिप्लॉयमेंट के बाद कंपनी ने तेजी से कंज्यूमर बेस एक्सपेंड किया। अपना असफलता छोटी सफलताओं से शुरू होकर ओक्टा ने धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाया। 2010 में पहला उत्पाद लॉन्च और शुरुआती ग्राहक डिप्लॉयमेंट के बाद कंपनी ने तेजी से कंज्यूमर बेस एक्सपेंड किया। हजारों कंपनियां छोटी से लेकर विश्व की सबसे बड़ी एंटरप्राइज तक ओक्टा के प्लेटफॉर्म को अपनाने लगी ये कंपनियां। अब दोस्तों ये ग्राहक विभिन्न इंडस्ट्रीज से थे, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, हेल्थ केयर, रिटेल और एजुकेशन। हर नया ग्राहक एक माइलस्टोन था क्योंकि ये साबित करता कि ओक्टा का विजन सही है। प्लेटफॉर्म अब अरबों यूजर लॉगिन को सुरक्षित रूप से हैंडल कर रहा था, जो दुनिया भर में डिजिटल पहचान की यानी डिजिटल आइडेंटिटी की रीढ़ बन रहा था। टॉड मैकिनोन और फ्रेडरिक कैरेस्ट ने देखा कि उनका छोटा सा विचार अब लाखों करोड़ों लोगों की डिजिटल जिंदगी को सुरक्षित बना रहा है। ये उपलब्धि सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं थी बल्कि सामाजिक प्रभाव थी। ये उपलब्धि जो उनको मिली, अचीवमेंट मिली, सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि एक सामाजिक प्रभाव थी ये उपलब्धि। कंपनियां बिना डर के क्लाउड अपनाने लगी, कर्मचारी आसानी से काम करने लगे। एक बड़ा माइलस्टोन था तब आया जब ओक्टा ने इंडस्ट्री में लीडर के रूप में मान्यता प्राप्त की। गार्टनर जैसे प्रतिष्ठित एनालिस्ट फर्म ने ओक्टा की एक्सेस मैनेजमेंट और आइडेंटिटी गवर्नेंस में लीडर घोषित किया। ये रिपोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए बाइबल की तरह होती है और बार बार टॉप पोजीशन हासिल करना आसान नहीं था। ओक्टा का प्लेटफॉर्म अपनी विश्वसनीयता, इनोवेशन और ग्राहक संतुष्टि के लिए जाना जाने लगा। फोर्ब्स और फॉर्च्यून जैसी मैगजीन ने कंपनी को सबसे इनोवेटिव और बेस्ट प्लेस टू वर्क की लिस्ट में शामिल किया। ये मान्यताएं सिर्फ अवार्ड्स नहीं थी बल्कि टीम की कड़ी मेहनत का प्रमाण थी। कर्मचारी गर्व महसूस करते कि उनका काम दुनिया देख रही है। ओक्टेन कॉन्फ्रेंस अब ग्लोबल इवेंट बन चुकी थी, जहां हजारों लोग हिस्सा लेते, नई अनाउंसमेंट होती और इंडस्ट्री के भविष्य पर चर्चा होती। ये इवेंट्स ओक्टा को थॉट लीडर बनाते और हर साल नए फीचर की अनाउंसमेंट माइलस्टोन होती थी। कंपनी ने रणनीतिक अधिग्रहणों से भी अपनी क्षमताएं बढ़ाई। ओथ जीरो, शायद ओथो है या ओथ जीरो है, ओथो जैसे इनोवेटिव प्लेटफॉर्म को अपने साथ जोड़कर ओक्टा ने डेवलपर फ्रेंडली आइडेंटिटी सॉल्यूशन को मजबूत किया। यह अधिग्रहण एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि यह ओक्टा के कस्टमर आइडेंटिटी मैनेजमेंट में भी लीडर बना रहा। अब प्लेटफॉर्म वर्कफोर्स और कस्टमर, उनका प्लेटफॉर्म अब वर्कफोर्स और कस्टमर दोनों तरह की पहचान संभाल सकता था। ये विस्तार साबित करता कि ओक्टा सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी। ग्लोबल लेवल पर ऑफिसेज खुलते गए, अमेरिका से यूरोप और एशिया तक। टीम का आकार बढ़ा लेकिन कल्चर वही रहा, ग्राहक केंद्रित कल्चर। उनका कल्चर ग्राहक केंद्रित, इनोवेटिव और सुरक्षित रहा। एक और माइलस्टोन तब आया था जब ओक्टा पब्लिक कंपनी बनी। ये कदम कंपनी को नई जिम्मेवारियों और अवसरों के साथ आगे ले गया। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स अब ओक्टा के विजन में शामिल थे, लेकिन टॉड और फ्रेडरिक का फोकस वही रहा, ग्राहकों की समस्याओं को हल करना। ये माइलस्टोन और मान्यताएं ओक्टा की यात्रा को प्रेरणादायक बनाती है। शुरुआती संघर्षों से निकलकर कंपनी ने साबित किया
की दृढ़ता और विजन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हर अवार्ड, हर नया ग्राहक, हर सफल कॉन्फ्रेंस टीम को नई ऊर्जा देता। ये दौर सिखाता है कि सच्ची मान्यता बाहर से नहीं बल्कि आपके काम की गुणवत्ता में आती है। आपके काम की गुणवत्ता से आती है मान्यता कोई भी मिलती है तो ओक्टा ने इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड सेट किया। पहचान प्रबंधन यानी आइडेंटिटी मैनेजमेंट अब सिर्फ एक टूल नहीं था बल्कि डिजिटल दुनिया की फाउंडेशन है। टॉड मैकिनोन अक्सर कहते कि ये सफलता एक टीम की है, ग्राहकों की है। ये विनम्रता जो उनकी थी कंपनी को और मजबूत बनाती। महत्वपूर्ण माइलस्टोन की ये सीरीज छोटे विचार से ग्लोबल प्रभाव तक की कहानी है। ये प्रेरणा देती है कि अगर आप सही रास्ते पर हो तो मान्यता खुद आएगी, सफलता खुद आएगी। ओक्टा की ये यात्रा आगे भी जारी रही, जहां प्रभाव सिर्फ बिजनेस तक नहीं बल्कि समाज तक फैला। अब तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, 10वां चैप्टर, उद्योग और दुनिया पर प्रभाव। उद्योग और दुनिया पर प्रभाव, ये है 10वां चैप्टर। तो ओक्टा की यात्रा ने न सिर्फ एक कंपनी को सफल बनाया बल्कि पूरी तकनीकी इंडस्ट्री और डिजिटल दुनिया पर गहरा प्रभाव डाला। जब टॉड मैकिनोन और फ्रेडरिक कैरेस्ट ने कंपनी शुरू की तब क्लाउड कंप्यूटिंग अभी अपनी शुरुआती अवस्था में थी और पहचान प्रबंधन यानी आइडेंटिटी मैनेजमेंट को एक गौण समस्या माना जाता था। लेकिन ओक्टा ने साबित किया कि पहचान यानी आइडेंटिटी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का दिल है। कंपनी के प्लेटफॉर्म ने कंपनियों को क्लाउड एप्लीकेशंस अपनाने की आजादी दी बिना सिक्योरिटी के डर के। पहले जहां आईटी टीम्स पासवर्ड मैनेजमेंट और एक्सेस कंट्रोल में उलझी रहती थी, अब ओक्टा का समाधान सब कुछ सरल, सब कुछ आसान और सुरक्षित बना रहा था। ओक्टा का प्लेटफॉर्म बड़े एंटरप्राइज से लेकर स्टार्टअप्स तक हर कोई तेजी से नई टेक्नोलॉजी अपना रहा था क्योंकि पहचान यानी आइडेंटिटी की समस्या सॉल्व हो गई थी। और बड़ी कंपनियां दोस्तों एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया से शुरू होती है, ये मेरी मान्यता है। तो ये प्रभाव सिर्फ तकनीकी नहीं था, ये बिजनेस की गति बढ़ा रहा था, इनोवेशन को प्रोत्साहित कर रहा था और अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई दे रहा था। ओक्टा ने इंडस्ट्री को एक नया स्टैंडर्ड दिया, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी का मॉडल, जहां हर एक्सेस को वेरीफाई किया जाता है, न कि सिर्फ परिधि पर फोकस, न कि सिर्फ परिधि पर भरोसा। ये विचार अब पूरी इंडस्ट्री में अपनाया जा रहा है और ओक्टा इसे अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। इसके अग्रदूत के रूप में जाना जाता है ओक्टा का प्रभाव दुनिया भर में फैला। कंपनी का प्लेटफॉर्म विभिन्न देशों में कंपनियों को सशक्त बनाता रहा। यूरोप में डेटा प्राइवेसी के लॉज यानी कानून जैसे जीडीपीआर को कंप्लाई करना आसान किया। एशिया में तेज डिजिटलाइजेशन को सपोर्ट किया और अफ्रीका व लैटिन अमेरिका में उभरते बाजारों को क्लाउड की शक्ति दी। लाखों कर्मचारी अब रोजाना ओक्टा के जरिए सुरक्षित रूप से काम कर रहे थे, जिससे उत्पादकता बढ़ी यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और काम की प्रकृति बदली। रिमोट वर्क और हाइब्रिड मॉडल जो महामारी के बाद जरूरी हो गए, ओक्टा जैसे प्लेटफॉर्म के बिना संभव ही नहीं होते। कंपनी ने सिक्योरिटी की संस्कृति को बढ़ावा दिया। इंडस्ट्री में ब्रीच की घटनाओं के बावजूद ओक्टा का ट्रैक रिकॉर्ड ग्राहकों को भरोसा देता था। ये प्रभाव शिक्षा तक पहुंचा। यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स ने ओक्टा का उपयोग करके स्टूडेंट्स और टीचर्स की डिजिटल पहचान सुरक्षित की। हेल्थ केयर में मरीजों की संवेदनशील जानकारी की रक्षा हुई। फाइनेंस में ट्रांजैक्शन सुरक्षित हुए। ओक्टा ने दिखाया कि तकनीक सिर्फ बिजनेस टूल नहीं बल्कि समाज को बेहतर बनाने का माध्यम है। कंपनी ने समाज को वापस देने की जिम्मेवारी भी निभाई। ओक्टा फॉर गुड नाम का प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मुफ्त या डिस्काउंटेड सर्विसेज दी जाती। पर्यावरण, शिक्षा और सामाजिक न्याय से जुड़े संगठनों को ओक्टा ने सशक्त बनाया। कर्मचारियों को वॉलंटियरिंग
के लिए समय दिया जाता और कंपनी पर्यावरण संरक्षण के लिए इनिशिएटिव्स लेती। ये दृष्टिकोण सिखाता है कि सफल बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में होता है। ओक्टा ने डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को बढ़ावा दिया। टीम में विभिन्न बैकग्राउंड के लोग जो इंडस्ट्री में एक मिसाल बने। महिलाओं और अल्पसंख्यकों को लीडरशिप रोल्स में प्रोत्साहन दिया गया। ये प्रभाव न सिर्फ कंपनी के अंदर बल्कि पूरे टेक इंडस्ट्री में फैला, जहां ओक्टा की पॉलिसी दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनी। ओक्टा का सबसे बड़ा प्रभाव यह था कि इसने डिजिटल दुनिया को अधिक समावेशी और सुरक्षित बनाया। पहले जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े खिलाड़ियों तक सीमित थी, अब छोटी कंपनियां भी ग्लोबल लेवल पर प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। पहचान प्रबंधन यानी आइडेंटिटी मैनेजमेंट अब एक जटिल समस्या नहीं बल्कि एक सशक्तिकरण टूल बन गया। टॉड और फ्रेडरिक का विजन हर किसी को सुरक्षित तकनीक का उपयोग करने की आजादी अब हकीकत था। इंडस्ट्री लीडर्स ओक्टा की कॉन्फ्रेंस में आते, इंडस्ट्री के लीडर्स ओक्टा की कॉन्फ्रेंस में आते, इसके फीचर्स को अपनाते और इसके मॉडल को कॉपी करते। ये प्रभाव प्रेरित करता है कि एक छोटा सा विचार कैसे पूरी दुनिया बदल सकता है। ओक्टा ने साबित किया कि बिजनेस और समाज एक दूसरे से अलग नहीं है। सच्ची सफलता तब आती है जब आपका काम लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाए। ये अध्याय हमें सिखाता है कि बड़ा प्रभाव पैदा करने के लिए बड़ा दिल और मजबूत विजन चाहिए। ओक्टा की ये विरासत आगे भी प्रेरणा देती रहेगी, जहां तकनीक मानवता की सेवा करे। अब दोस्तों बढ़ते हैं 11वें चैप्टर की, और 12 चैप्टर की बुक है। तो 11वां चैप्टर है दोस्तों मजबूत टीम और संस्कृति की शक्ति। ये है 12वां चैप्टर। तो ओक्टा की सफलता की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसकी टीम और संस्कृति रही है। कंपनी की शुरुआत से ही टॉड मैकिनन और फ्रेडरिक फेरेस्ट ने समझा था कि एक मजबूत प्रोडक्ट या विजन अकेले काफी नहीं होता है, उसे बनाने और चलाने वाले लोग ही असली फर्क पैदा करते हैं। शुरुआती दिनों में जब टीम छोटी थी और चुनौतियां बढ़ी, तब भी उन्होंने ऐसे लोगों को चुना जो सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि मिशन का हिस्सा बनना चाहते थे। जैसे जैसे कंपनी बढ़ी, टीम का आकार हजारों में पहुंच गया, लेकिन संस्कृति वही रही, कल्चर वही रहा। एक ऐसी संस्कृति जो हर कर्मचारी को ऑनर की तरह महसूस कराती थी। ओक्टा के मूल्य जैसे ग्राहकों से प्यार करो, हमेशा सुरक्षित रहो, ट्रांसपेरेंट रहो और एक दूसरे का सम्मान करो, सिर्फ दीवारों पर लिखे शब्द नहीं थे। ये हर मीटिंग, हर निर्णय और हर हायरिंग में जीवंत थे। हायरिंग प्रक्रिया में उम्मीदवारों से पूछा जाता कि वे हर मूल्यों से कैसे जुड़ते हैं, क्योंकि ओक्टा जानती थी कि गलत व्यक्ति कल्चर को कमजोर कर सकता है। ये दृष्टिकोण टीम को एक परिवार की तरह बनाता, जहां हर कोई एक दूसरे की सफलता में खुशी मनाता। ओक्टा की संस्कृति की सबसे खास बात थी शेयर्ड ओनरशिप। हर कर्मचारी को अपनी कंपनी का हिस्सा महसूस कराया जाता, चाहे इंजीनियर हो, सेल्स प्रोफेशनल हो या सपोर्ट टीम का सदस्य। इक्विटी और ओनरशिप प्रोग्राम्स से हर किसी को लगा कि कंपनी की सफलता उनकी अपनी है। मीटिंग्स में जूनियर कर्मचारी भी खुलकर बोलते, आइडियाज देते और लीडर्स सुनते। ट्रांसपेरेंसी ओक्टा का आधार थी। अच्छी खबरें तो सब शेयर करते हैं, लेकिन चुनौतियां और गलती भी खुलकर चर्चा की जाती। ऑल हैंड्स मीटिंग्स में टॉड और फ्रेडरिक खुद अपडेट्स देते, सवालों के जवाब देते और कभी कुछ छिपाते नहीं थे। ये ट्रांसपेरेंसी विश्वास पैदा करती और टीम को मजबूत बनाती। जब कंपनी बड़ी बाधाओं से गुजरी, जैसे तेज विकास में स्केलिंग मुश्किलें या सिक्योरिटी थ्रेट्स, तब यही संस्कृति ने सबको एकजुट रखा। कर्मचारी देर रात तक काम करते, लेकिन शिकायत नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि उनका काम दुनिया को सुरक्षित बना रहा है। ये हाई परफॉर्मेंस कल्चर था, जहां काम कठिन था लेकिन संतुष्टि अपार थी। ओक्टा ने डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता दी। टीम में विभिन्न बैकग्राउंड
संस्कृतियों और अनुभवों के लोग थे जो नए आइडियाज लाते। महिलाओं, अल्पसंख्यकों और अलग अलग देशों से आए लोगों को लीडरशिप रोल्स में जगह दी गई। ये सिर्फ पॉलिसी नहीं थी बल्कि संस्कृति का हिस्सा था। हर कोई महसूस करता कि उनकी आवाज सुनी जाती है। कंपनी ने कर्मचारियों के विकास पर इन्वेस्टमेंट किया। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मेंटरशिप और करियर ग्रोथ के अवसर, बेस्ट प्लेस टू वर्क जैसी मान्यताएं इसी का नतीजा थी। कर्मचारी नहीं छोड़ते थे क्योंकि ओक्टा सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक उद्देश्य थी, पर्पस थी, लाइफ का पर्पस थी। ओक्टन कॉन्फ्रेंस में जब कर्मचारी ग्राहकों से मिलते और उनकी सफलता की कहानियां सुनते तो गर्व से छाती चौड़ी हो जाती। ये संस्कृति इनोवेशन को बढ़ावा देती। लोग रिस्क लेते, नए आइडियाज ट्राई करते क्योंकि फेलियर से डर नहीं सिखाया जाता था बल्कि सीखना सिखाया जाता था। फेलियर से सीखना सिखाया जाता था, डर नहीं सिखाया जाता था। अब टीम और संस्कृति की ये शक्ति ओक्टा को प्रतियोगियों से अलग बनाती थी। जहां दूसरी कंपनियां टर्नओवर और आंतरिक कलह से जूझती, ओक्टा की टीम एकजुट और मोटिवेटेड रहती। टॉड और फ्रेडरिक हमेशा कहते कि कंपनी के लोग ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये विश्वास हर स्तर पर, हर लेवल पर दिखता, सेलिब्रेशंस में, चुनौतियों में और रोजमर्रा के काम में। ओक्टा ने साबित किया कि मजबूत कल्चर से हाई परफॉर्मेंस आती है और हाई परफॉर्मेंस से बड़ी सफलता आती है। ये अध्याय सिखाता है कि बिजनेस में लोग सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप उन्हें सशक्त बनाए, सम्मान दे और एक बड़ा मिशन दे तो वे असंभव को संभव बना देंगे। ओक्टा की टीम की कहानी प्रेरणा देती है कि सच्ची ताकत टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में होती है। ये संस्कृति ही कंपनी को आगे की यात्रा के लिए तैयार कर रही थी, जहां भविष्य और बड़ा और चुनौतीपूर्ण था। अब दोस्तों आखिरी और 12वें चैप्टर शुरू करते हैं, भविष्य की दृष्टि और प्रेरणा। तो ओक्टा कंपनी की यात्रा आज एक प्रेरणादायक मिसाल बन चुकी है, जहां एक छोटे से विचार ने पूरी डिजिटल दुनिया को बदल दिया। आज ओक्टा आइडेंटिटी मैनेजमेंट का ग्लोबल लीडर है, जो लाखों कंपनियों और अरबों उपयोगकर्ताओं की पहचान को सुरक्षित रखता है। लेकिन टॉड मैकिनन और फ्रेडरिक कैरेस्ट का विजन कभी रुकने वाला नहीं था। उनका मूल मिशन वही है, हर व्यक्ति और हर संगठन को सुरक्षित रूप से तकनीक का उपयोग करने की आजादी देना। भविष्य में ओक्टा का फोकस और व्यापक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर को और गहराई से इंटीग्रेट करना, ताकि साइबर थ्रेट्स का पहले से पता लगाया जा सके। कंपनी देख रही है कि दुनिया तेजी से कनेक्टेड हो रही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग और नई जनरेशन एप्लीकेशन का दौर आ रहा है। ओक्टा का प्लेटफॉर्म इन सबको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो रहा है, जहां पहचान सिर्फ लॉगिन नहीं बल्कि एक स्मार्ट एडेप्टिव सिस्टम होगी जो यूजर के बिहेवियर को समझे और रियल टाइम में सुरक्षा प्रदान करे। ये विजन सिखाता है कि सच्ची लीडरशिप भविष्य को देखने और उसके लिए तैयार होने में है। टॉड और फ्रेडरिक हमेशा कहते हैं कि ओक्टा की सफलता का राज ग्राहकों पर अटूट फोकस और लगातार सीखने में है। भविष्य में कंपनी न सिर्फ वर्कफोर्स आइडेंटिटी बल्कि कस्टमर आइडेंटिटी को भी और मजबूत कर रही है, ताकि बिजनेस अपने यूजर्स से सीधा सुरक्षित कनेक्शन बना सके। ओक्टा का मानना है कि डिजिटल दुनिया में हर कोई शामिल होने का हकदार है, चाहे वह बड़ी कंपनी हो या छोटा स्टार्टअप, विकसित देश हो या उभरता बाजार। कंपनी ग्लोबल लेवल पर अपनी पहुंच को बढ़ा रही है, नए क्षेत्रों में ऑफिस खोल रही है और लोकल जरूरतों के हिसाब से सॉल्यूशन कस्टमाइज कर रही है। पर्यावरण और समाज के प्रति जिम्मेवारी भी भविष्य का हिस्सा है। ओक्टा फॉर गुड जैसे प्रोग्राम को और विस्तार दिया जा रहा है, जहां नॉन प्रॉफिट संगठनों को तकनीक की शक्ति दी जाती है। ये दृष्टिकोण बताता है कि बिजनेस सिर्फ सफलता नहीं
बल्कि सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम है। ओक्टा का भविष्य उज्जवल है क्योंकि ये इंडस्ट्री को लीड कर रही है, न कि फॉलो कर रही है। ओक्टा की पूरी कहानी एक बड़ी प्रेरणा है। टॉड मैकिनन और फ्रेडरिक कैरेस्ट ने आर्थिक मंदी में सुरक्षित नौकरी छोड़ दी, संदेहों का सामना किया, फेलियर से सीखा और दृढ़ता से आगे बढ़े। उन्होंने सिखाया कि बड़ा सपना देखो, लेकिन छोटे कदमों से शुरुआत करो। बाजार की आवाज सुनो, ग्राहकों की समस्याओं को प्राथमिकता दो और बदलाव को गले लगाओ। जब विचार बदलना पड़ा तो उन्होंने पिवट किया। जब चुनौतियां आई तो मूल्यों पर अडिग रहे। टीम बनाई जो ओनरशिप ले और संस्कृति बनाई जो इनोवेशन को बढ़ावा दे। ये यात्रा बताती है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, ये वर्षों की मेहनत, धैर्य और विश्वास का नतीजा है। टॉड और फ्रेडरिक की सादगी और विनम्रता प्रेरित करती है कि वे हमेशा कहते हैं कि यह टीम और ग्राहकों की सफलता है। उनकी कहानी हर व्यक्ति को प्रेरणा देती है जो अपने सपने को हकीकत बनाना चाहता है। आज की तेज बदलती दुनिया में ओक्टा की कहानी और भी प्रासंगिक है, रिलेवेंट है। जब साइबर थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, जब तकनीक हर क्षेत्र में घुस रही है, तब पहचान की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। ओक्टा ने साबित किया कि एक सही विचार सही समय पर सही टीम के साथ दुनिया बदल सकता है। यह प्रेरणादायक यात्रा दोस्तों हमें सिखाती है कि असंभव कुछ नहीं होता। अगर दृढ़ संकल्प हो तो कोई बाधा स्थायी नहीं होती है, स्टेबल नहीं होती है। एक दिन अच्छे दिन आते हैं। बड़ा सोचो, मेहनत करो, सीखते रहो और विश्वास मत छोड़ो। टॉड और फ्रेडरिक की ये कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी कि आरामदायक रास्ता छोड़कर अनजाने सफर पर निकलो, क्योंकि वहीं पर असली सफलता छिपी है। अब ओक्टा सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक मिसाल है कि साहस और विजन से आप न सिर्फ सफल होते हैं बल्कि दुनिया को बेहतर बनाते हैं। ये कहानी दोस्तों समाप्त नहीं होती है बल्कि आगे बढ़ती रहती है और हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। दोस्तों इस आई बुक को, ओक्टा कंपनी की इस आई बुक को मैंने एक प्रेरणादायक अंदाज में आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ आपको ये आई बुक अच्छी लगी होंगी और मिलते हैं एक नई आई बुक में दिल की गहराइयों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।